नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। और बैच का नाम हमने रखा है सिलेक्शन बैच। और इस प्रैक्टिस सेशन बैच को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन बैच आपके लिए बहुत मेहनत करके प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और आप तक लाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक मोटिवेशनल कोट से, लगन वह डोर है जो आपसे वो करवा लेती है जिसे करना सबके बस में नहीं होता। ठीक, क्योंकि अगर आपने जहां चाह वहां राह। ठीक है, अगर आपने चाह लिया कि आपको सफल होना है तो कोई रोक नहीं सकता है आपको सफल होने से। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि ए और बी की औसत आयु 200 रुपए है, सी और डी की औसत आयु 250 रुपए है। ए, बी और सी, डी की औसत आय कितनी है? बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना दोस्त। देखो, ए प्लस बी की आय 400 हो जाएगी, चूंकि औसत आय 200 है तो कुल आय 400। और C प्लस डी की औसत आयु 250 है तो कुल आय 500। जोड़ लेंगे आप तो A प्लस बी प्लस C प्लस डी बराबर हो जाएगा 900। अगर इसकी औसत आय निकालेंगे तो A प्लस बी प्लस C प्लस डी बराबर, इसकी औसत आय निकालेंगे आप तो औसत आय हो जाएगा 900/4, यानी 900/4 का मतलब 225। ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कोई राशि 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1725 रुपए हो जाती है और 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 1800 रुपए हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल बात समझो कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 था तो 1725 रुपए मिला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो गया तो 1800 मिला। यानी ये जो 20% और 15% का अंतर है, यानी 5%, ये बराबर है कितने के? 1800 माइनस 1725 के, यानी 75 के। 5% बराबर 75। अब डायरेक्ट यहां आ सकते थे मेंटली सॉल्व करके। एक बराबर 75, एक बराबर हो जाएगा 15×5 = 90, 15×5 = 75, 15। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% 1500। इसका मतलब कितना है कि मूलधन 1500 रुपए है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला सवाल दूसरा है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 संबंधे 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग क्या है? तो बहुत सिंपल, समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं कि दो व्यक्ति ए और बी हैं, इनकी आयु का योग अनुपात 5 संबंधे 9 है और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। यानी अगर अनुपातिक अंतर की बात करेंगे तो 4 भाग बराबर 40 के, तो 1 भाग बराबर 10 के होगा। और अनुपातिक योग की बात करोगे तो 9×5 = 14 भाग होगा, तो 14 भाग बराबर हो जाएगा 140 के। ठीक है, 140, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। पूरा कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि राजा 20 और रमेश 25। एलसीएम ले लेंगे। 20-25 का एलसीएम 100, इसका एक दिन का काम 5, इसका एक दिन का काम 4। सिंपल बात समझने की कोशिश करो। रमेश के कार्य पूरा करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। ठीक है, रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद, यानी 10 चौके 40 काम पूरा हो गया। तो शेष कितना काम बचा? शेष काम बराबर 100 - 40 = 60। और रमेश और राजा मिल के दोनों एक दिन में कितना काम निपटा लेते हैं? 9 काम। तो शेष दिन बराबर हो जाएगा 60/9, यानी 20/3, यानी 6 सही 2/3। तो कुल समय कितना हो जाएगा? कुल समय बराबर
10 दिन उधर और प्लस 6 सही 2/3 दिन इधर, यानी 16 सही 2/3 दिन। अब आप देख लो, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर राजा और रमेश किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं तो पूरा काम 100, राजा का एक दिन का काम 5 और रमेश का एक दिन का काम 4। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल बात है। अब क्या कह रहे हैं कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा काम करता है, तो रमेश ने 10 दिन में कितना काम कर दिया? 40 काम, शेष बचा 60 काम। इस 60 काम को पूरा करने में राजा और रमेश दोनों मिल जाएं तो एक दिन में 9 काम कर रहे हैं राजा और रमेश मिलके, तो पूरा करने में 16 सही 2/3 दिन लगेगा, 6 सही 2/3 दिन लगेगा, और 10 दिन पहले काम हो चुका है तो 16 सही 2/3 दिन पूरा समय लगेगा काम समाप्त करने में। अगला सवाल है कि एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों से के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी? बात समझने की कोशिश करो भाई। इतने मतों से अगर ये जीतने वाला 62% मत पाता है तो हारने वाला कितना परसेंट पाएगा? 70, 8, 30, 38%। और ये बराबर हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और 5 में से 3 जाएगा 2, 24% बराबर 144, 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 600, यानी कुल मत 600 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या है? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, आप समझ लीजिए इसको। इसका मध्य अनुपात क्या होता है? √a इंटू बी, 1.21 इंटू 0.09, यानी इसको करोगे तो 1.1 इंटू 0.3 यानी 33 हो गया और दशमलव लग जाएगा, यानी 0.33। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र अपने घर से 2 सही 1/2 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर, क्या है सवाल, करेक्शन है क्या इसमें? 2 सही 1/2 किमी चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देर से पहुंचता है प्रति घंटा। 2 गलत है यहाँ पे, 1 मिनट, ये नहीं होगा, ठीक है, इसका नहीं। एक छात्र अपने घर से 2 सही 1/2 किमी प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किमी प्रति घंटा बढ़ा देने पर 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी क्या है? ध्यान दीजिएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सिंपल सा है कि एक बार समझिए आप कि 2 सही 1/2 का मतलब हो गया 2.5 और 1 किलोमीटर बढ़ा दे। मान लेते हैं दूरी d है, तो d दूरी जाने में उसे 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना समय लगेगा, माइनस d अपॉन किससे भाग देना है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है 3.5, तो अंतर आ जाता है 12 मिनट का, घंटे में बदल लेंगे तो 60। बात को समझिएगा, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपसे कि आप उस बच्चे के घर से स्कूल की दूरी मान लो d है। एक बार वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 1 किमी बढ़ जाए तो 3.5 किमी प्रति घंटा की चाल से जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 किमी प्रति घंटा और 3.5 किमी प्रति घंटा, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो समय कितना बचता है। एक तो जब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। d दूरी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो d बटा 2.5 माइनस d बटा 3.5 बराबर इतना हो जाएगा। इसको आप कर क्या सकते हो? देखो, इसको सिंपल सा आप कर सकते हो कि इसको 1/5 कर लेंगे आप, ठीक है। d है, ये है 10 से गुणा, चलिए ठीक है। यहां पे ऑप्शन ये ले लीजिए आप, 35 इसका जो हुआ, 35 इसका लॉसा ले लीजिए। 35 में 2.5 इसका 1 0 या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 35 ही कर लीजिए, तो माइनस 10d हो जाएगा। और 350 को 25 से भाग देंगे तो 12, 300 के 12 13 14,
14d आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/5, यानी 4d इज इक्वल टू 7, या d इज इक्वल टू 7/4, यानी 1 होल 3/4 किलोमीटर। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ लो फिर से एक बार कि स्कूल, घर से स्कूल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 6 मिनट देर हुआ, और अगले दिन उसने अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया, यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो उसे 6 मिनट कम लगा, यानी अंतर 12 मिनट का आया। और समय बराबर दूरी बटा चाल, d/2.5 माइनस d/3.5 इज इक्वल टू 12/60 आवर्स। सॉल्व कर लेंगे तो दूरी मिल जाएगी 1.1 होल 3/4 किलोमीटर, या 1.75 किलोमीटर। कह रहे एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपए तय किया। बात को समझिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया और अंकित मूल्य 286 रुपए तय किया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी। लाभ का प्रतिशत कितना है? बहुत सिंपल बात समझने की कोशिश करो दोस्त, कि अगर 30% बढ़ा दिया तो 30% बराबर हो गया, अंकित मूल्य है 286, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात समझो कि 100% कितना हो गया, सीपी निकल आएगा, सीपी निकल आएगा 100%, तो 286/130 इंटू 100, 0 से खत्म हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 220, ये हो गया। कह रहे हैं परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, खरीदार को 10% की छूट दे दी, यानी 286 रुपए में उसने क्या छूट दे दिया? 286 रुपए में जब उसने 10% छूट दिया, यानी 28.6 रुपए छोड़ दिया, तो बेचा कितने में? 0.4, कट नहीं रहा है ना, नहीं कट, 0.4, 15 में से 8 गया 7, और ये बचा 7 में से 2 गया 5 और 2, 257.4। सामान कितने का है दोस्त? 220 का। तो लाभ कितने का हुआ? 37.4 का लाभ हुआ, 37.4 का लाभ हो गया। तो 37.4 बटा 220 गुणित 100, ये 0 से खत्म हो गया। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, फिर ये 17 हो गया 1.7, यानी 17% का इसको प्रॉफिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 17% का प्रॉफिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, कह रहे हैं लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेमी, 10 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है। ध्यान देना जरा सा, क्या कह रहे हैं? लोहे से बने एक ठोस प्रिज्म, सम प्रिज्म में 5 सेमी, 10 सेमी और 13 सेमी भुजाओं वाले त्रिभुज की अनुप्रस्थ काट है और इसकी ऊंचाई 10 सेमी है। यदि लोहे के एक घन सेमी का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? यानी आपको प्रिज्म का आयतन निकालना पड़ेगा। और प्रिज्म का आयतन होता क्या है? देख लो, मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से समझ लेना, कि इसको नोट भी कर लेना कि प्रिज्म का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल, आधार का गुणित ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल दोस्त क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल आपको पता है 5, 10 और 15 सेमी के सम प्रिज्म, प्रिज्म जो बना है वो ऐसा है, ऐसा होता है प्रिज्म। अब यही आधार है इसका 5, 10, 15। तो अब आप निकालोगे इसका क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे? √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और ऊंचाई कितनी है? 10। और यस क्या होता है? तीनों भुजाओं के योग का आधा, 5, 10, 15, 15 और 13, 15, 10, 25, 3, 28, 14 आ जाएगा। तो S देखो क्या आ जाएगा? S बराबर हो जाएगा 5 + 10 + 13 बटा 2, तो 15
15, 10, 25, 3, 28, 14 हो जाएगा। तो ये अंडर रूट 14 गुणित 14 माइनस एस 5 जाएगा तो 9 गुणित 14 माइनस 10 4 और गुणित 14 माइनस 13 1 और गुणित 10। अब आप देखो क्या करना है हमको, और कह रहे हैं 7 ग्राम वजन है। 7 ग्राम वजन है तो इसी आयतन में 7 ग्राम का भी गुणा इसी के साथ कर ही लो। तो अब देखो क्या आ जाएगा, इसका बराबर हो जाएगा 6 अंडर रूट 14 इंटू 10 और इसका वजन देखो 10 यानी 60, ये हो गया 6 इंटू 14 का जो वैल्यू आएगा वो 3.742 इंटू 10 इंटू 7। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1571.8 ग्राम। 1571.8 ग्राम ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझो, कुछ नहीं करना है, वह राशि कितनी हो जाएगी। 800 रुपए का जो परसेंटेज बढ़ा है 4 का, 3 साल का साधारण ब्याज निकालोगे तो 8 तरीके 24 तियां 72 और इसी में 800 रुपए के साथ 956 रुपए हो जाता है। ध्यान दो, सवाल को फिर से बताते हैं आपको। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। ठीक है, अगर ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 72 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो राशि हो जाएगी 8 8 6 2 8 7 5 12 1 9 1 10 1028 1028। ठीक हो रही बात? कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 चौका 32 है यार, 32 96, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 96 है। तभी मैं कह रहा हूं क्या गड़बड़ हो गया भाई। 96 ऐड करना है। 96 ऐड कर दोगे तो 2 9 5 14 1 15 1 1052 1052 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 87 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था। एक बल्लेबाज 17 पारियों में 17वीं पारी में कितना रन बनाता है? 87 रन और 17वीं पारी के बाद उसका औसत। ठीक है, अब 87 रन बनाता है तो 17 का पारियों का औसत 3 बढ़ जाता है, यानी 51 रन तो खर्च हो गया उसका सिर्फ औसत मेंटेन करने में, यानी 6 और 3 36 उसका औसत था। कब? 16वीं पारी तक। बात समझने की कोशिश करो। 87 रन बना, 17 पारी के बाद औसत 3 बढ़ गया। इस प्रकार उसका औसत रन 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? तो सीधी सी बात है कि अगर 17 पारी तक औसत 3 बढ़ा तो 3 सब पे बढ़ा हर पारी में, तो 17 या 51 रन तो औसत बढ़ाने में खर्च हो गया, और 87 में से 51 रन जब खर्च कर दिया तो बचा कितना? 36 रन उसका औसत था 16वीं पारी तक, यानी अभी 17वीं पारी के बाद औसत 36 और 3 39 हो जाएगा। ठीक है, 39। सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन ध्यान देना। किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य 2500 में बेचा, 25% की छूट पर ना, तो देखो 12 तिहाई 36 और 12 चौक 48। सीधा है कि आंसर कितना आएगा बिना पेन पेपर? 4800 आएगा। क्यों? क्योंकि 25% की छूट पे बेचा गया तो 75% बराबर 3600, तो 100% बराबर 3600 बटा 75 गुणित 100। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 4800। क्लियर कहानी? अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 25, सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं। एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होगा। आरंभ में आम की कीमत कितनी थी? ध्यान से समझ लो सवाल, बिना पेन पेपर ही मारेंगे गुरु। देखो, एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। चलो ठीक है। यदि वह 1 रुपये आम पर, यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपये अधिक वसूले तो उस 50% का लाभ होगा। चलो ठीक है, ध्यान से समझो। 5 रुपए का अगर आम कोई बेचे, पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, तो उसे 25% का लाभ है। यानी कितने का खरीदा है? 4 रुपए का। सीपी 4 होगा तो 25% का प्रॉफिट लेके एसपी 5 होगा। अब कह रहा है 1 रुपए और अधिक वसूल ले, तो यानी 6 रुपए वसूल ले, 1 रुपया बढ़ा दो, तो क्या हो गया? सीपी 4 का 4 है, 4 से 4 रुपए का सामान 6 रुपए में बिक रहा है, तो 50% का प्रॉफिट है, सीधा सीधा। तो इसका मतलब आंसर ए होगा। नहीं समझ पाए तो फिर से समझ लो। ऑप्शन उठाया मैंने पहला 5 रुपए पे आम बेचने पे 25% का लाभ है। इसका मतलब है कि आम 4 रुपए का था, और अगर 4 रुपए के आम को विक्रय मूल्य 5 से 6 कर देंगे तो लाभ भी 25% की बजाय 50% हो जाएगा, क्योंकि हर 1 रुपया 25% बढ़ाएगा। तो क्या है उसका मूल्य? कितनी कीमत थी? 5 रुपए। किसी वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौतियों के बाद पी आती है, तो वस्तु की मूल लागत क्या थी? देखिए यहां ऑप्शन छूट गया है किसी कारण से, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि कभी अगर ऐसा आए तो आप कैसे सवाल करेंगे। कह रहे हैं कि कोई वस्तु अगर x रुपए की है तो 20% की छूट के बाद 80/100 और 25% की छूट के बाद 75/100 के बाद वह p रुपए में आती है, तो x बराबर होगा p गुणित 100/80 गुणित 100/75। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 1 4 और ये 5/3, यानी x बराबर 5p/3 ये आंसर होगा। उस वस्तु की मूल कीमत 5p/3 होगी। अगला क्वेश्चन सिंपल सवाल है कि 16 आदमी किसी काम को 14 घंटे में करके किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कह रहे हैं कि 16 आदमी 14 घंटा 12 दिन, 16 आदमी 14 घंटा 12 दिन, तो कह रहे हैं कि 28 आदमी 12 घंटा कितना दिन? तो 14 दूनी 28, 12 12 से खत्म, 2 8, यानी डे कितना हो गया? 8 डेज। ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक विमान 6000 किमी की दूरी 8 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल कितनी हो गई? देखो मैं बता रहा हूं। कह रहा है कि एक विमान 6000 किमी की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है यदि उसकी गति 250 किमी बढ़ा दी जाए, तो 9000 किमी की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? ध्यान देना कि समय बराबर चाल निकालो। पहले तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितनी हो गई? 6000 बटा 8, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब कह रहे हैं अगर 250 किलोमीटर 750 बढ़ा दें तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी? 750 प्लस 250 बराबर 1000, तो समय बराबर कितना हो जाएगा? 9000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तो 9 घंटा लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 1 3 5 7 9 11 डॉट, इसमें एक चीज छूट गई। देखो ऐसे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा? तो आपको पता है कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग होता है n²। औसत योग बता दूं, लिख दूं जरा सा, तभी आपको क्लियर होगा। अच्छा, प्रथम n विषम
प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो औसत बराबर n स्क्वायर बाई n, तो यानी n, यानी आंसर 25 का 25 होगा। क्लियर है कहानी? अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं, इसको आप स्वयं से सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए, आज के सिलेक्शन गुरुजी के मैथ्स के सेशन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। देखते रहे सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।